जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं MVIS। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ है, जैसे कि आपके सामने ये कवर दिख भी रहा है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम क्या ना समरी एक बार इसके हम पूरी बुक को समझने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने ये स्पेक्ट्रम की बुक कवर नहीं की है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, और आपको पता भी है मेंस में और प्री में दोनों में इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्री में कम आते हैं लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव में इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन एक तरह से मैं आपको जो मेरे को समझ में आती है, जो जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ वो मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ करनी है, ये अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज़ कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पास एक स्टैंडर्ड बुक है, सभी के पास मिलती है। ठीक है, या तो फिर लोग विपिन चंद्रा भी यूज़ करते हैं, तो उसके दोनों के जो डाटा और फैक्ट्स है लगभग सेम से ही होंगे। ठीक, अगर आपके पास ये बुक है तो बेहतर है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस चैप्टर को, हम चैप्टर बाय चैप्टर जाने वाले, उस चैप्टर को आप ज़रूर देखें जो उस बुक में है। तो 10 से 5 मिनट आपको रिवीजन में लगने वाले हैं। तो वो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जो चीज़ है ना, आपका एक तो रिवीजन टाइम कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो सबसे पहली जो यूनिट है ना, अगर हम एक यूनिट की बात करें, इस चैप्टर में जो पहली जो यूनिट है ना, यानी इस यूनिट का ही नाम है ना, यूनिट 1 जो है वो सोर्सेज एंड अप्रोच है। इसमें भी 2 चैप्टर है हमारे पास। स्पेक्ट्रम की बात करें, एक तो सोर्सेज की बात करते हैं और दूसरी अप्रोचेज की बात करती है। तो फिलहाल जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो सोर्सेज को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रोचेज को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से भी पहले अपने को क्या समझना है कि हिस्ट्री क्या है ना। अपने को सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ आइडिया हल्का सा होना चाहिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अपने पास एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया हिस्ट्री के बारे में होना चाहिए। तो अगर मैं हिस्ट्री को लिखूं तो हिस्ट्री है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम की बुक कहती है उसके अनुसार जो है, उसके अनुसार अगर मैं लिखूं तो हिस्ट्री क्या है, नॉलेज है ना, या फिर इन्फो थ्रो इंक्वायरी। ठीक है जी, थ्रो इंक्वायरी। तो नॉलेज और इन्फो थ्रो इंक्वायरी, यानी कोई भी चीज़ें प्रश्न करके ढूंढ के उन चीज़ों को नॉलेज और इन्फो निकालते हैं ना, उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ क्या है, इसको दूसरे तरीके से हम समझे तो हिस्ट्री क्या है, कोई भी वो चीज़ जो घट चुकी है। ठीक है, उसे हिस्ट्री, साधारण शब्दों में इसको इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ घट चुकी है उसे हम आज तो नहीं देख सकते, तो हम क्या है, हिस्ट्री को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ऐसे तथ्य और सबूत जो उस टाइम की घटी हुई घटना के बारे में साक्ष्य है ना, या उसको सही सही वर्णन करने की कोशिश करते हैं, उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया जो हुआ था उस दिन। आज हम उसको उसी दिन के आसपास के जो सबूत है, जैसे आर्किटेक्चर की हम बात करें, पेंटिंग्स की हम बात करें, ठीक है, उसके बाद लिटरेरी वर्क्स की हम बात करते हैं। कई बार क्या है, जो प्रोमिनेंट जो लीडर्स रहे हैं, जो प्रोमिनेंट फिगर्स रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी कुछ बायोग्राफीज़ हैं, या फिर जो लोग घूमते फिरते घुमक्कड़ जो लोग होते हैं ना, उनकी जो जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जिस भी जगह वो मिलने जाते हैं तो वहाँ से उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन से उस टाइम की हम परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, लोग बात करने का तरीका कैसा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकर हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो जो हमारे जितने भी सोर्सेज है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही होंगे। हम उसी के आसपास चारों तरफ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम किसकी बात करेंगे, सोर्सेज की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज यानी हिस्ट्री को जो इतिहास, जो आज हमने किताब, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया की बुक है स्पेक्ट्रम की, तो अब इसके लास्ट वाले पेज पे आपको एक रेफरेंस पेज मिलेगा। उसमें उन सभी किताबों का नाम लिखा हुआ है जहाँ से जो 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 क्या बोलते हैं, फैक्ट्स और डाटा को उठाया गया है इस किताब को बनाने के लिए। ठीक इसी तरह से जब एनसीईआरटी का वर्णन, या एनसीईआरटी की बात नहीं, हिस्ट्री के बारे में ना, जब हिस्ट्री के बारे में चीज़ें बताई गई, लिखी गई होंगी, या इससे रिलेटेड डाटा और फैक्ट्स ढूंढे गए होंगे, तो कई सारे सोर्सेज को ध्यान में रखा गया होगा। ठीक है, तो उनमें से कुछ सोर्सेज यहाँ पर लिखे हैं। ये वही सोर्सेज हैं जो स्पेक्ट्रम की बुक में है, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान लगाएं। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, और वहाँ पर आप एक बार सिर्फ गो थ्रू करेंगे तो सारी चीज़ आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी, वो भी कम टाइम में। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहली तो चीज़ आती है ओरल एविडेंसेस। ठीक है, ओरल एविडेंसेस वो चीज़ें होती हैं जो रेमिनेंसेस होते हैं ना, मतलब जैसे मैं उस समय पर रहता था। अगर हम किसी स्वतंत्रता सेनानी की बात करें जो 1947 के आसपास व्यक्ति में रहता था और आज भी जीवित है, तो उसकी जो यादें हैं ना, उनके चारों तरफ हम जो साक्ष्य बनाते हैं, जो भी जो हमारे
डाटा कलेक्ट करते हैं। इस तरह की चीज़ों को ओरल एविडेंसेस बोलते हैं। इन पर मैं एक सबसे पहले दो चीज़ों अपने को याद रखनी है, एक पॉइंट याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ना रिलायबल इनको नहीं माना जाता है। रिलायबिलिटी इनकी जो है रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम होती है ओरल एविडेंस की, ठीक है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं। कई बार व्यक्ति कितना उसकी वेरासिटी यानी इसकी सच्चाई पर हम 100% ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति उतना सही होगा जितना वो बोल रहा है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कहीं पर वो एग्जेजरेशन, जब बात अपनी है तो एग्जेजरेशन करे, जब एनिमी की बात है तो बहुत ज़्यादा उसे डाउन करने की बात करे, तो इस केस में ना हिस्ट्री थोड़ी सी ना डिस्टोर्ट हो जाती है ओरल एविडेंसेस में। इस कारण को ओरल एविडेंसेस को बहुत ज़्यादा हम प्राथमिकता नहीं देते, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है ना, प्रायोरिटी जो दी जाती है वो होती है आर्काइव्स को, ठीक है। प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है आर्काइव्स को। तो आर्काइव्स होते क्या हैं अपने को ये पहले समझना है, ठीक है। अभी आर्काइव्स में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट इसमें आर्काइव्स ही है, लेकिन मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। तो जो आर्काइव्स होते हैं ना, वो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, लेजिस्लेटिव पर्पज़ के लिए बने रिकॉर्ड्स हैं ना, पॉलिसी मेकिंग के केस में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स है, डाटा कलेक्शन है ना, तो ये सारी चीज़ों का जो वो होता है ना, स्टोरेज होता है, इनको हम आर्काइव्स बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनको क्यों दी जाती है? क्योंकि इनका मेन पर्पज़ ना फ्यूचर जनरेशन को, जैसा स्पेक्ट्रम की बुक कह रही है मैं वैसा ही बता रहा हूँ, और जैसा हमें लॉजिकली ठीक लग रहा है वैसा ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर्काइव्स जो है ना, आर्काइव्स हमें एक चीज़ हमें आर्काइव्स से समझ में आती है कि जो आर्काइव्स है ना, फ्यूचर जनरेशन को इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए नहीं बने हैं। क्या नहीं बने? फ्यूचर जनरेशन को इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए आर्काइव्स नहीं बने होते हैं। इनका मेन पर्पस होता है उसी टाइम की परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाना, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना, ताकि सुधार कार्य किए जा सके, और आसपास के टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड में नहीं करते। तो जब आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं तो इनमें सिंपल सी बात है, डिस्टोर्शन ना के बराबर होगा, या तो फिर होगा तो बहुत कम होगा। इस वजह से इनको प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाता है जब हम हिस्ट्री को लिख रहे होते हैं, हिस्ट्री को हम समझ रहे होते हैं, ठीक है, या उसके लिए साक्ष्य हम इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें न्यूज़पेपर और जर्नल्स आते हैं। ये न्यूज़पेपर और जर्नल्स का जो है, जो हम वर्णन देखेंगे नेशनल मूवमेंट्स में, बहुत ज़्यादा इनका जो योगदान है देखने को मिलता है। लिटरेचर वर्क है, लिटरेचर वर्क में भी बहुत सारी चीज़ें, हम लिटरेचर वर्क भी देखेंगे। अब लिटरेचर वर्क में इंडियन लिटरेचर वर्क है, भारत की या ब्रिटिश नॉन ब्रिटिश लिटरेचर वर्क है, वो सारी अभी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ पेंटिंग्स आ जाती हैं, इसमें कई सारी 3-4 जो कैटेगरीज पेंटिंग्स की हमारे पास है, जैसे कालीघाट पेंटिंग है ना, पटना कलाम है, और हमारी और भी 2-4 पेंटिंग्स की कैटेगरी है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और आता है बायोग्राफीज, मेमोयर एंड ट्रैवल अकाउंट। तो जैसे हम ट्रैवल अकाउंट की बात करें, तो अगर यहाँ तो हमारा जो परिप्रेक्ष्य हो मॉडर्न हिस्ट्री से, लेकिन अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर ट्रैवल अकाउंट जैसे इब्ने बतूता हो गया, फारूक शियार हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे लोग थे जो यहाँ पर है ना, हुआंग सांग हो गया, तो फाहियान हो गया, ये सारे लोग घूमने आए थे, तो उनकी अपनी अपनी एक बुक है। मैगस्थनीज हो गया, उसकी अपनी एक बुक है, इंडिका, ठीक है। तो ये भी एक तरह के ट्रैवल अकाउंट्स थे जो उनकी किताबें हुआ करती थी। ठीक इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ है, जेम्स हमारा बर्नीस है, अलेक्जेंडर बर्नीस है, डेविडसन है, इस तरह के लोग हमारे कई ट्रैवल अकाउंट्स में देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन सारे हम सोर्सेज को समझने वाले हैं, और इसी के साथ ये आज का हमारा ना चैप्टर होगा, ये पूरा सिर्फ इसी के इर्द गिर्द करेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्काइव्स पे। आर्काइव्स के बारे में मैंने अभी आपको सिंपल सा बताया कि आर्काइव्स होते क्या है। अब मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने आपको वर्णन किया है ना। तो आर्काइव्स क्या है, यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। आर्काइव्स होते क्या है ना, ऑफिशियल, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स है ना, एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये होते हैं आर्काइव्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर जनरेशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते, मेन पर्पस नहीं होता, वो अलग बात है कि वो जब इकट्ठा किए जाते हैं तो हम उनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टोर्ट फॉर्म में ना के बराबर होते हैं। अब आर्काइव्स को ना 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। आर्काइव्स को भी जैसे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव है, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव है, कोई सबऑर्डिनेट और लोकल अथॉरिटी हो गई, या फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स है। इसमें जो प्रेसिडेंसीज है 3, जब हम स्पेसिफिकली भारत की बात करने वाले हैं तो फिर 3 प्रेसिडेंसीज हैं, अदर यूरोपियन पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सबकी तरफ चलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्काइव्स में सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, ठीक। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स वो आर्काइव्स है, यानी वो रिकॉर्ड्स हैं जो उस टाइम की जो ब्रिटिश इंडिया थी ना, जो सेंटर पे बैठी थी, वो उसके जो रिकॉर्ड्स थे उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। अभी के टाइम में ये जो इकट्ठा कहाँ पर है, वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में ना, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स यहाँ पर इकट्ठा है, मौजूद है फिलहाल में, ठीक है। अब इसमें क्या है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स है ना, किस किस के बारे में हमें बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो वॉइस रॉयस आए, अगर हम बात करें कंपनी रूल की, ठीक है, पॉलिटी में या हमने मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कंपनी रूल, क्राउन रूल हम पढ़ते, तो कंपनी रूल के टाइम में गवर्नर्स के बारे में, गवर्नर जनरल्स के बारे में जो एक्ट्स वगैरह बने हैं ना, जो पॉलिसीज़ वगैरह बनी, प्रोसीजर्स जो थे, या जो ट्रेड वगैरह हुआ करती थी, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स में हमें पता चल जाती है। ठीक है, अब आर्काइव्स का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। मान के चलो हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं, तो उस टाइम के जो एक्ट्स बने थे उस टाइम की परिस्थितियों के कारण थे, तो इससे वहाँ की सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। इवन तो हम सोशल इवेल्स के बारे में भी कुछ हद तक जान पाते हैं, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, लोग ट्रेड वगैरह में क्या किया करते थे, ठीक है, और मतलब किस तरह की क्लासेस थी, कोई जैसे आज के बारे में कास्ट के बारे में बात करते हैं, क्लास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पोर्तुगीज़ या क्रिश्चियन मिशनरीज़ की, वो तो खैर आर्काइव्स, ये ऑफिशियल आर्काइव्स की बात करते हैं, तो मिशनरीज हम दूसरी जगह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं। अब इन चीज़ों को और ज़्यादा बिल्कुल मतलब सिंपल वे में समझने के लिए, या बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको ना, डेकोरेटेड फॉर्म में इनको इकट्ठा करने के लिए इनको क्या किया गया ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट के आर्काइव्स इकट्ठा हुए। जैसे एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना, और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, जुडिशियल डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर पब्लिक डिपार्टमेंट है, इन सभी के आर्काइव्स है। तो इन सभी से पता है, इन सभी आर्काइव से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले अगर मैं मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट के आर्काइव्स हमें क्या बताते होंगे कि उस टाइम की परिस्थिति कैसी थी, कहाँ कहाँ पर मिलिट्री बल का यूज़ हम किया करते थे। जहाँ मिलिट्री बल का यूज़ होता है वह रिवोल्ट्स हुआ करते, तो रिवोल्ट किस तरह के रिवोल्ट्स हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें मिलिट्री आर्काइव्स में देखते हैं। उससे हमें क्या दूसरी चीज़ें पता चल जाती है कि जो मिलिट्री, जो सैन्य बल था ना, उनके साथ साथ वेपन्स कौन से थे, किस तरह के एडवांस या किस तरह की मिलिट्री जो स्ट्रेटेजीज है, टैक्टिक्स है, उनका यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो ये क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है डेवलपमेंट के बारे में बता देते हैं। डेवलपमेंट में भी किस तरह का डेवलपमेंट है, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, एक क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पर डेवलप कर रही थी, स्कूल्स वगैरह किस तरह से थे, स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो रही थी या फिर इंग्लिश भाषा में पढ़ाई हो रही थी। ठीक है, इन सब के बारे में आर्काइव्स हम, जो कि ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इसी बुक में, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में। आगे जाकर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के बारे में जो भी पॉलिटिकल रिलेटेड चीज़ें, जुडिशियल डिपार्टमेंट आगे, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, ठीक है, इस पर इग्नोर करना इसको। तो जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है इसी तरह रेलवे और पब्लिक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो मतलब आम लोगों के जीवन पे या फिर आपस में जो इंटरेक्शन है उनका, जो जितने भी उस टाइम की गतिविधियाँ थी, परिस्थिति, उनके बारे में सारी आर्काइव्स बता देते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया को अगर मैं एग्जैक्टली जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो इसके अनुसार अगर मैं बताऊँ, तो एक जेम्स रेनल है, जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना डिपार्टमेंट, ये खुला 1767 में खुला। और जो पहले सर्वेयर रहे ना, फर्स्ट सर्वेयर जो रहे, ठीक है जी, फर्स्ट सर्वेयर, जो पहले सर्वेयर थे वो जेम्स रेनल थे। ठीक है, आपको मेरी बातों पर बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल 100% यकीन करके नहीं बैठना है, बल्कि आपको एक काम करना है कि किताब को जाकर जो जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सही है गलत है वो आपको चेक करनी है। इससे एक फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सही निकलूंगा, लेकिन इससे एक फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको वो चीज़ ना कैप्चर हो जाएंगी बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उतना याद नहीं होगा, लेकिन जब आप मेरी गलती निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक कैप्चर हो जाने वाली है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है कि अगर कोई गलती मिलती भी तो आप उसको कमेंट में लिखेंगे, ताकि मैं अगली बार में उसको ठीक कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, गलती हो जाती है। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 1767 में खुला, और पहले जो सर्वेयर जो जनरल थे, है ना, जो पहले सर्वेयर जनरल थे वो जेम्स रेनल थे। इनका जो मेन काम था ना, जो इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है, तो इनका जो मेन काम था वो काम सीधा सीधा क्या था, ये क्या करते थे, मैपिंग का काम। ठीक है जी, मैपिंग का काम था। और मैपिंग क्या है, जो हिडन एरियाज हैं, है ना, हिडन एरियाज की मैपिंग एंड, है ना, बॉर्डरिंग, जो लैंड है ना, जो ब्रिटिश इंडिया का जो लैंड था उसकी बॉर्डरिंग, यानी कहाँ से कहाँ तक जो है इसकी बॉर्डर, इस लैंड की जो बॉर्डर है वो मतलब लाई करती है, ये सारी चीज़ें का मैपिंग का था। अब मैपिंग में अपने को फ़ायदा क्या मिलता था, सबसे पहले तो एक्चुअल में क्या एरिया था वो हमें पता चल जाता था। एग्रीकल्चर, कितना परसेंटेज एरिया एग्रीकल्चर है उस बारे में, हम इकोनॉमी के बारे में जान सकते थे कि कितना % कल्टिवेबल एरिया, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। जब आप किसी हिडन एरिया पर जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह की ट्राइब्स रह रही है, उनका खान पान कैसा है, उनकी सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में सर्वे ऑफ, है ना, सर्वे से हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं।
ठीक है। तो अगेन ये चीज़ें हमें हिस्ट्री को लिखने में हेल्प करती हैं। फिर जो नेक्स्ट जो आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स आते हैं, ठीक है। अगेन सारी चीज़ें ही हमें मिलने वाली हैं, लेकिन अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव में चीज़ें क्या कहती हैं। तो जैसे एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, वो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के अधिकार क्षेत्र में, ये वो प्रिंसली स्टेट्स हैं जहाँ पर कई बार जो है जो ब्रिटिश यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो क्राउन रूल के अंतर्गत वो अपने रीजेंट वगैरह को बिठा दिया करते थे, तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स में या ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरी वो भी चीज़ें जैसे किंगडम्स टेकन ओवर बाय ब्रिटिश है ना, कुछ ऐसे किंगडम्स थे जो लास्ट में लड़ाई के दौरान हमें उनसे मतलब हमने उनसे जीत ली। जैसे अगर हम बात करें खालसा दरबार की, तो जो खालसा दरबार है वो लगभग 1849 में, क्योंकि 1849 में क्या है कि पंजाब के ऊपर या जो वहाँ पर जो उस टाइम पे जो खालसा या तो जो पंजाब वो थे ना, पंजाब जो पूरा इलाका था, जो पंजाब सूबा था, उसके पास 1849 आते आते क्या है कि रंजीत सिंह जो राजा थे, है ना, रंजीत सिंह के बाद जाने के ऊपर जितने भी रूलर्स थे वीक रूलर्स थे और ब्रिटिशर्स ने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक उसी तरह पेशवा दफ्तर है ना, पेशवाई जो थी धीरे धीरे मराठाओं को अपने यहाँ कंट्रोल में कर लिया गया। जब तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ तो धीरे धीरे जाते जाते 1818 या 1817 के आसपास जो पेशवा है ना पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे प्रिंसली स्टेट के यहाँ पर है ना, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, उसमें जो हमारा आ जाता है वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है जी। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, वेस्ट बंगाल आ गया, आसाम आ गया, है ना। इसी तरह से और भी दूसरी चीज़ें, बॉम्बे आ गया, ये सारी चीज़ें हमारी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में आ जाती है। यूनाइटेड प्रोविंस एक चीज़ हो गई। अगर हम प्रिंसली स्टेट की बात करें तो जैसे राजस्थान है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स है ना, राजस्थान के जो स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स तो बीकानेर में है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा ना प्रिंसली वो आते थे, रजवाड़े और राजा वगैरह जो होते थे, जैसे इसमें उदयपुर है और जयपुर है, सूरत है, बीकानेर है, वो सारे राजस्थान में आते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, इंदौर, रेवा, ये सारी चीज़ें और नागपुर, ये सारी चीज़ें हमारी मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश स्टेट आर्काइव्स में उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें में मिल जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है, ये भी आर्काइव्स के रिकॉर्ड है। 3 प्रेसिडेंसीज के जो रिकॉर्ड्स हैं, थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, जैसे फोर्ट विलियम है। फोर्ट विलियम है किस में लाई करता है, वेस्ट बंगाल, है ना, प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है। तो फोर्ट विलियम में एक चीज़ अपने को याद रखनी है, जब फोर्ट विलियम को 1756 में जब इस पर सुजाउद्दौला नाम है, सिराजुद्दौला नाम, अगर मैं गलत नहीं तो सिराजुद्दौला ना, सिराजुद्दौला ने जब अटैक किया था, ठीक है। तो इसको क्या है ना, फोर्ट विलियम पे अटैक किया गया, तो उसके कारण जो भी वहाँ पर रिकॉर्ड्स थे वो खत्म हो गए। लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, है ना, तो प्लासी के युद्ध के बाद से जो भी वहाँ पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें फोर्ट विलियम में मिल जाती हैं। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो हमारा जो है किस में लाई करता है, वो हमारा लाई करता है मद्रास प्रेसिडेंसी में आता है। तो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी में क्योंकि हमारा लाई करता है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज में जितने भी जो नीचे वाला एरिया है ना, जैसे जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है, जो हैदर अली से जो स्ट्रगल रहा, या फिर हैदराबाद में जो भी परेशानियाँ थी ना, जो हैदराबाद की परेशानियाँ हैं, या नीचे वाला जो भी एरिया ना, वो सारा सेंट जॉर्ज में उससे रिलेटेड आर्काइव्स हमारे इसमें लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में आ गए। बॉम्बे के अंदर हमारा गुजरात आ जाता है, सिंध आ जाता है ना, गुजरात से रिलेटेड आर्काइव्स हैं, सिंध से या फिर बॉम्बे से जो महाराष्ट्र है उससे रिलेटेड आर्काइव्स हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स, ठीक है। अब एक चीज़ अपने को पता है कि हम एक चीज़ जानते हैं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स तो ऐसे अकेले नहीं थे जो भारत आए थे। भारत में पोर्तुगीज़ आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच भी आए थे, ठीक है। तो जब वो लोग आए तो उनके कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी थे जो यहाँ रह गए, कुछ ऐसे थे जो अपने साथ में लेकर चले गए। जैसे अगर हम पोर्तुगीज़ की बात करें तो इनके जो आर्काइव्स हैं ना वो गोवा में देखने को मिलते हैं। और गोवा में इनके आर्काइव्स क्या है, जो भी वहाँ से लिस्बन से जो भी ऑर्डर्स आया करते हैं, यहाँ जो गोवा से ऑर्डर्स लिस्बन में जाया करते थे, वो सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में गोवा में देखने को मिल जाते हैं। जब हम डच की बात करते हैं तो डच का जो अधिकार था ना वो कोचिन पे, मालाबार पे और चिंसुरा पे था। जो कोचिन और मालाबार है ये सारा हमारा किस में आ जाता है, मद्रास रिकॉर्ड्स में। लेकिन जो चिंसुरा से रिलेटेड डच के रिकॉर्ड्स हैं ना वो हमारे वेस्ट बंगाल। ये इसमें थोड़ा सा डाटा है, इसमें बहुत ज़्यादा अपने को अंदर नहीं जाना, सिर्फ आप डाटा पे याद रखो कि जो ये, लेकिन ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है, ये आगे आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाला कि जो डच का अधिकार क्षेत्र है कोचीन, मालाबार और चिंसुरा, ये आगे हम समझेंगे भी, है ना, खुल के समझेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। कोचीन और मालाबार क्योंकि मद्रास रिकॉर्ड्स में आ रहा है, ठीक है, ये हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते हैं कोचीन और मालाबार। लेकिन चिंसुरा जो हमारा वो वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है, तो उसके रिकॉर्ड्स कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंसी में लाई करते हैं, ठीक है।
अगर हम फ्रांस की और डेनिस की बात करें ना, तो फ्रांस अपने जो रिकॉर्ड्स थे वो कहाँ ले गया, पेरिस लेकर चला गया, और डेनिस अपने कोपेनहेगन है। लेकिन इसके कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पर भी थे, जैसे डेनिस ने जो अपने दो चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेची थी, जैसे एक तो ट्रैंक बार है ना, ट्रैंक बार और सेरमपुर है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है ट्रंक बार एंड सेरमपुर है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनिस ने अपनी बेच दी थी, ठीक है। तो जो थोड़े से रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पर ये लाई कहाँ करते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी। ये ट्रंक बार और सेरमपुर कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी से रिलेटेड है ना, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लाई करते हैं, और बाकी सारे कोपेनहेगन वो अपने साथ लेकर चले गए, ठीक है। अब आते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड्स में ना, तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स में जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल जस्टिस, जो भी सारी चीज़ें की गई हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। इनमें अपने को यहाँ पर थोड़ा चलते हैं ना तेज़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानने को कुछ नहीं, डाटा अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स में है ना 3 मेयर कोर्ट है, एक तो हमारा जॉर्ज फोर्ट पे लाई करता है, ठीक है, एक विलियम फोर्ट और एक जो हमारा बॉम्बे में लाई करता है। तो जितने भी जॉर्ज फोर्ट पर रिकॉर्ड्स है ना, जॉर्ज फोर्ट का पे मद्रास प्रेसिडेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से रिलेटेड जितने भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, जो भी उस टाइम पे मतलब जुडिशियल रिकॉर्ड सारे मतलब इतना इसमें इतना है, मेयर्स कोर्ट में जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो जॉर्ज फोर्ट में लाई करते हैं, ये तुम्हारा मद्रास प्रेसिडेंसी में, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसी तरह विलियम फोर्ट है, इसी तरह से बॉम्बे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये चीज़ अपने को समझनी है क्या कि पब्लिश्ड आर्काइव्स क्या है, और दो तरह के आर्काइव्स हो रहे हैं, ठीक है, पब्लिश्ड और प्राइवेट आर्काइव्स हैं। तो पब्लिश्ड आर्काइव्स वो आर्काइव्स हैं जो लोगों के सामने खुलकर रखे गए, या जो ऑफिशियली लोगों के सामने रखे गए। इसमें क्या है, जैसे पब्लिश्ड आर्काइव्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पब्लिश्ड आर्काइव्स में अपने को क्या समझना है, एक तो पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं, ठीक है, इसका रंग चेंज करते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुकी थी क्राउन रूल में, और उससे पहले भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कई बार नोटिफिकेशन जारी हुआ करते थे, या पार्लियामेंट्री पेपर्स थे, जो भी पार्लियामेंट में जो मिनट एजेंडा वगैरह जो भी हुआ करता था, उनकी जो भी बातें हुआ करती थी ना, जो भी बिल वगैरह पास होते थे, रिजेक्ट होते थे, अमेंडमेंट्स आते थे, वो सारे पार्लियामेंट्री पेपर्स है ना पब्लिश्ड आर्काइव्स में आते हैं। प्रोसीडिंग्स क्या है, जैसे आज भी प्रोसीडिंग्स होती है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को आज भी राज्यसभा टीवी पर दिखाया जाता है, लोकसभा टीवी पर दिखाया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटीज़ के रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कमीशंस रिकॉर्ड है ना, कई सारी तरह की कमीशंस भी टाइम टू टाइम बनती रही हैं, जैसे एजुकेशन पे एक कमीशन बनी है, एग्रीकल्चर पे कमीशन बनी है, सिविल सर्विस पे तो कमीशन जो मैकोले कमीशन है, ठीक है, खैर वो बाद में समझेंगे। एजुकेशन पे बनी कमीशन की बात करें, एग्रीकल्चर है, सिविल, इसी तरह से कई सारी और कमीशन, यूनिवर्सिटी पे कमीशन बनी थी कई सारी, ठीक है। तो उन सब के जो रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स उनकी हुआ करती थी, उन सब से हमें क्या है ना, उस टाइम के मतलब पढ़ने, उनकी जो व्यवस्था क्या थी, है ना, लोगों मतलब उस टाइम का माहौल कैसा था, वो सारी चीज़ें हम इनसे जान लेते हैं। पब्लिक मेन चीज़ हमारी एक ही है, वो हम अभी वाई पर चले जाएंगे तब हम बात करने वाले हैं। प्राइवेट आर्काइव्स में वो आर्काइव्स आ जाते हैं जो प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं ना, जैसे प्रोमिनेंट फिगर हो गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें, INC हो गए, तो INCs के जो उनके जो बिल वगैरह पास हुआ करते थे ना, उनके जो मोशंस वगैरह हुआ करते थे, हिंदू महासभा के जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी उनके बुकलेट्स टाइप है ना, मुस्लिम लीग्स है और लेबर पार्टीज, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके रिपोर्ट्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, प्रोमिनेंट फिगर हैं। जैसे प्रोमिनेंट फिगर में अगर बड़े बड़े लोगों की अगर हम बात करें, तो मतलब प्राइवेट आर्काइव्स में उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग हैं जो भी है, यहाँ के और वहाँ के दोनों तरफ चीज़ें ना। चलिए आगे चलते हैं। वेट अ मिनट। तो प्राइवेट आर्काइव्स जो है, इसमें प्रोमिनेंट फिगर और ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फॉरेन रेपोजिटरीज क्या होती हैं, जो रेपोजिटरीज का मतलब होता है एक तरह से बैंक, ठीक है जी। रेपोजिटरीज का मतलब क्या होता है, बैंक्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें या वो आर्काइव्स, बैंक्स किस चीज़ के, या फॉरेन रेपोजिटरीज ना, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, वो बाहर है, उनके जो भी आर्काइव्स है ना, उनकी बात करते हैं। तो इनमें भी अगेन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ हैं, तो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स जो है लंदन में, ठीक है। अब इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिल जाती हैं, वॉइस रॉयस के बारे में जानने को मिल जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के बारे में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और मशीनरीज जो यहाँ पर मतलब मशीनरीज अगर उनका मेन काम तो क्या था, इवेंजलाइज करना था, लेकिन वो क्या करती थी ना, साथ ही साथ एजुकेशन को बढ़ावा देने का भी काम किया करती थी। अब एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम मशीनरीज जो किया करती थी, उनका मेन जो फोकस था कि, क्योंकि लेजिस फेयर एक टर्म है जो मैं आपको बताऊँगा, आगे हम पढ़ेंगे उसको, तो
मिशनरीज का मेन काम क्या था कि एक तो वहाँ के जो प्रोडक्ट थे ना उनको यहाँ पर बेचने के लिए लोगों का माइंड सेट तैयार करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो एक रिलीजियस अपना एजेंडा लेकर चलती थी कि बाकी पूरे जो भारत के कई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन बनाकर तैयार करना है, तो मिशनरीज के ये दो एजेंडा हुआ करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। उसी तरह से जो आर्काइव्स नेशनल है पेरिस, ये हमारे फ्रांस के हैं, ठीक है जी। ये यहाँ से रिलेटेड आर्काइव्स है जो फ्रांस में है, फ्रांस के हैं और फ्रांस में, ठीक है। जो अपने साथ ले गए या जो वहाँ के खुद के थे उस टाइम पे, वहाँ पर जो पार्लियामेंट में यहाँ से रिलेटेड बातें हुआ करती थी वो रिकॉर्ड सारी चीज़ें। इसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हेग में है, ठीक है ना। डेनिस के कोपनहेगन में है, और जो हमारे पोर्तुगीज़ के लिस्बन में लाई करते हैं, ठीक है। इस मद्देनज़र, क्योंकि जब हमें सब कॉन्टिनेंट की बात करनी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी अनडिवाइडेड इंडिया की हम बात करते हैं, तो जो हमारे रिकॉर्ड्स है लाहौर के, पेशावर के और सिंध के रिकॉर्ड्स भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं ट्रैवल अकाउंट्स में, ठीक है। तो हम क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें, तो सिर्फ हम वही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रैवल अकाउंट्स में हमने इन्हें कुछ हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले तो एक ये हमारा मिशनरीज है, ठीक है, एक तो हमारी मिशनरीज है, दूसरा हमारे जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट्स है, और तीसरे जो हमारे जो ट्रैवलर्स हैं वो नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स अकाउंट है ना। तो इन सब हिस्सों में हम देखने वाले हैं। देखो, जैसे हम बात करें मिशनरीज़ की, तो मिशनरीज़ में जो दो अपने को नाम याद रखने हैं, बिशप हैबर है ना, उसके जर्नल्स हैं, बिशप हैबर के जर्नल, दूसरा एबे डुबोइस, ठीक है, हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमनीज। तो मिशनरीज़ के जितने भी ना, जब हम ट्रैवल अकाउंट एक मिशनरी के पढ़ते हैं तो उनका मेन फोकस हम क्या यहाँ देखने वाले हैं कि जो मिशनरीज़ हैं वो भारत की यानी यहाँ के लोगों के बारे में, इस लैंड के लोगों के बारे में सबसे पहले तो उनकी थिंकिंग क्या थी, है ना, थिंकिंग क्या थी, यहाँ के कस्टम्स के बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। थिंकिंग के बारे में पता चल जाएगा हमें कि वो, अब ये भी है कि मिशनरीज के मुकाबले यहाँ के लोग इन्फीरियर थे, जो कि वो है ना इन्फीरियर थे या फिर सुपीरियर, है ना, सुपीरियर थे। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। एजुकेशन सिस्टम कैसा था, अगेन हमें यहाँ से भी पता चल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिशनरीज़ के ट्रैवल अकाउंट से, वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखो मिशनरीज़ क्या है ना, जितने भी ट्रैवल अकाउंट है, जैसे जो भी लोग यहाँ पर आकर आए, चाहे वो वॉइस रोज है, चाहे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के कुछ हैं, चाहे वो मिलिट्री के हाई क्लास ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चाहे लोग हों या दूसरे कोई लोग हों, मिशनरीज से आए कोई लोग हों, तो वो यहाँ पर उनके जीवन पर कुछ इम्पैक्ट यहाँ के लोगों का पड़ा, यहाँ के लोगों पर उनके जीवन का कुछ इम्पैक्ट पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह के अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना, यानी उन्होंने अपनी बायोग्राफीज में, अपने ट्रैवल अकाउंट में उन सारी चीज़ों का लिख लिया है ताकि आगे जाके उनको याद किया जा सके। लेकिन उनका यूज़ हम कहाँ कर लेते हैं, हिस्ट्री को जानने में कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम इसमें समझ लेते हैं कि जो ब्रिटिश ट्रैवल्स हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश ट्रैवल्स में कुछ एक दो हमें नाम याद रखने हैं। सबसे पहले जेम्स बर्निस हमें याद रखना है, अलेक्जेंडर बर्निस, डेविडसन हमें याद रखना है, और इसमें ये तीन हमें नाम याद रखना है, ठीक है। तो जो जेम्स बर्निस है ना, इनकी जो बुक है या फिर जो इनकी ट्रैवल अकाउंट है उसका नाम है नैरेटिव ऑफ अ विजिट टू कोर्ट ऑफ सिंध, ठीक है। तो जो जेम्स बर्निस है ना, उन्होंने अपनी किताब में कोर्ट ऑफ सिंध के बारे में बताया, यानी सिंध में जो दरबार लगता था उसके बारे में सारी चीज़ें बताई है वहाँ का। तो वहाँ से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाती है। ऐसी अगर हम अलेक्जेंडर बर्निस की बात करें तो बोखरा जो है ना, बोखरा ट्रैवल्स इनटू बोखरा। अब बोखरा सिटी जो है वो उज्बेकिस्तान में है, ठीक है जी, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान से रिलेटेड वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ पर कौन कौन से उस टाइम पे कौन से जो राजा या नवाब राज कर रहे थे, उस टाइम की जो मिलिट्री पावर है, वो सारी चीज़ें, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ है ना, वो सारी चीज़ें हम इसमें अलेक्जेंडर बर्निस में हमें पता चल जाती है। वहीं अगर हम डेविडसन की बात करें तो उन्होंने अपनी डायरी में अपर इंडिया की बात की है ना, डायरी ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया, ठीक है। इसी तरह से हम थोड़ा सा नॉन ब्रिटिश ट्रैवल अकाउंट की अगर बात करें तो दो नाम हमें याद रखने हैं, विक्टर जैकमेंट और बैरन चार्ल्स, ठीक है। तो विक्टर जैकमेंट की जो किताब है लेटर्स फ्रॉम इंडिया है, इन्होंने अपनी किताब में ना लेटर्स फ्रॉम इंडिया में इन्होंने क्या किया है ना, किस किस चीज़ को, जो ब्रिटिशर्स जो डोमिनियन है ना, इसमें इंडिया भी आ जाता है। मैं यहीं पर इसको लिख देता हूँ नीचे की तरफ, है ना, मैं इसको लिखना शायद भूल गया तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन बुक में जो है वही मैं लिखूँगा, ठीक है जी। इंडिया, तिब्बत, ठीक है, और आसाम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एक और है शायद मैं नाम भूल रहा हूँ। तो 1826 से और 1826 से 1830 और 31 तक के बीच का ये पूरा सफ़र है जो उनका ट्रैवल अकाउंट है, और उसमें इन्होंने तिब्बत,
इंडिया, तिब्बत, आसाम और शायद आसाम से आगे जाकर ही कोई चीज़ है, मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो खैर विक्टर जैकमेंट ने इन सब चीज़ों के बारे में अपने लेटर्स में लिखा है। दूसरा बैरन चार्ल्स है, वो क्या लिखते हैं ना, स्पेसिफिकली कश्मीर और पंजाब की परिस्थितियों के बारे में हमें इन सब चीज़ों से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर और जर्नल्स का ना बहुत हमें फ़ायदा उस टाइम पे देखने को मिलता है। एक तो नेशनल मूवमेंट में इनका सबसे ज़्यादा योगदान हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात उसी समय की करें कि उस टाइम पर इनकी क्या उपयोगिता थी, तो न्यूज़ और जर्नल्स उस टाइम पे क्या ना पॉलिटिकल एजुकेशन को बांटने का काम किया करते थे। जो यहाँ की परिस्थितियों के दूसरे देर तक पहुँचाना, अपनी स्ट्रेटेजीज़ को शेयर करना, ठीक है, हम आगे आकर क्या करने वाला है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम इनका ये यूज़ हुआ करता था। लेकिन आज हम जब न्यूज़पेपर और जर्नल्स को पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आज जैसे हम इस फ्रीडम में जी रहे हैं, उनमें किन किन लोगों का कितना योगदान रहा है, ये न्यूज़पेपर और जर्नल से भी हम जान पाते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर और जर्नल्स की, तो सबसे पहला जो नाम आता है ना, विलियम बोल्ट्स का नाम आता है। विलियम बोल्ट्स पहला व्यक्ति है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब इसको क्या किया ना, ये बंदा क्या करता था, प्राइवेट ट्रेड करता था, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया ना, निष्कासित कर दिया, बाहर कर दिया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पोल खोलने के लिए, उनके जो नीतियों हैं उनको लोगों के सामने उजागर करने के लिए 1776 में क्या किया विलियम बोल्ट्स ने, जब इसको बाहर किया गया तब, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इसने क्या किया कि इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका जो मटेरियल, जो इसका जर्नल है ना, वो मटेरियलाइज होने से पहले ही उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो पहली शुरुआत तो की थी विलियम बोल्ट्स ने, लेकिन क्या है वो उसको ना सफल नहीं कर पाया, उसको सबके सामने रख नहीं पाया। तो इस वजह से कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहला न्यूज़पेपर था या जर्नल था वो कौन सा था, वो आपने पढ़ा होगा 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी है ना, हिकी, जिसको हम बंगाल गैजेट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर इसके बाद एक के बाद एक कई सारे जो गैजेट्स हैं, एक बार यह है जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट, फिर लगातार कई सारे गैजेट्स आए, और इनमें इन लोगों ने क्या काम किया ना, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्रिटिसाइज इन्होंने करना शुरू कर दिया। जेम्स अगस्टस हिकी जो हिकी है ना, ये तो 2 साल के अंतर्गत ही, ठीक है जी, इनको क्या किया गया ना, बैन कर दिया गया था। यानी जो इनका ये चला था ना बंगाल गैजेट, उसे 2 साल के अंतर्गत ही इसको बंद कर दिया गया था। उसके साथ ही जस्ट मिनट है, फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे न्यूज़पेपर्स को चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट अपने को याद रखने, जैसे ग्लैडविन है, तो ग्लैडविन का कलकत्ता गैजेट है, ठीक है ना, एफ ग्लैडविन, इसको शायद इसका नाम जो पूरा नाम हो फ्रांसिस, लिख देता हूँ मैं, फ्रांसिस ग्लैडविन है, कलकत्ता गैजेट से। उसके बाद रिचर्ड जॉनसन है, मद्रास कोरियर, ठीक है। तो ये नाम अपने को याद रखने, कई बार जब आंसर राइटिंग हम लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए बस। बाकी तो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा, अगर आपको थोड़ा सा डाटा और फैक्ट याद है ना, आप चीज़ों को लॉजिकल, आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ डाटा याद रहना चाहिए। जितना ज़्यादा डाटा याद रहेगा और रिलेवेंट रहेगा उतना बेहतर हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये वाले जितने भी देख रहे हैं अभी तक हमने जो भी पेपर्स एंड जर्नल्स देखे हैं, ये वाले लोग, इनकी अगर मैं बात करूं, ये सारे कैसे हैं, ये फॉरेनर्स है ना, ठीक है जी। अब हम आते हैं कुछ इंडियंस के बारे में आते हैं। ये इंडियन जर्नल्स क्या ना, ये इंडियन जर्नल्स वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को सबसे ज़्यादा हवा दी है। यानी बहुत इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर ये न्यूज़पेपर जर्नल ना होते तो शायद क्या ना कि एक तरह के स्पोर्ट ही रह जाते, जिनकी जो फ्लेम और प्रोपगेशन है दूसरी तरफ ना फैल पाता, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, मास को इकट्ठा करने में सबसे बहुत बड़ा योगदान इनका अपना जर्नल्स का रहा है, ठीक है। अब इनमें से कुछ जर्नल्स अपने को याद रखने, क्योंकि बार बार जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो बार बार रिकॉल होते रहेंगे, तो अभी से आप इस पर ध्यान दो, रटना नहीं है, क्योंकि कई बार इनका नाम आएगा तो वो वैसे ही आपको रट जाने, बस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे जी सुब्रमण्य अय्यर है ना, तो जी सुब्रमण्य अय्यर है कि जी सुब्रमण्य अय्यर की इनकी 2 हमें किताबें याद रखनी है, एक तो द हिंदू जो कि इंग्लिश में है, और स्वदेश मित्र तमिल में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं है, ये क्वेश्चन उसमें आ चुका है कि जी सुब्रमण्य अय्यर का जो संबंध है वो कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है तमिल राइटर है, ठीक है। तो इतना हम निकाल सकते हैं चीज़ें कि ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या नीचे किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो फिलहाल अपने को क्या याद रखना कि जी सुब्रमण्य अय्यर जो है, एक तो इन्होंने 2 किताब लिखी, एक तो द हिंदू जो इंग्लिश में लिखी और स्वदेश मित्र तमिल में ना, एक बार और, द हिंदू किसमें, इंग्लिश में, स्वदेश मित्र तमिल में, किसने, जी सुब्रमण्य अय्यर ना। दूसरा आते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनकी तो सबको याद है, इनकी केसरी और मराठा है, केसरी मराठी में है और मराठा इंग्लिश में, ठीक है। इनका संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक है। नाम आपको कैसे याद है, मराठा है तो महाराष्ट्र से है, ठीक है ना। जी सुब्रमण्य तमिल में लिखा है तो तमिल है ना, फिलहाल तो तमिलनाडु उस टाइम के एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक।
इसी सब के साथ क्या है, एस एन बैनर्जिया है जिनका क्या है द बंगाली है, और इन्होंने क्या है इंग्लिश में लिखा है ना, एस एन बैनर्जिया द बंगाली, इनको इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। ये सारे जर्नल्स और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह उस टाइम पर है। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जो घोष ब्रदर्स है, इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका लिखी, ठीक है। अब आते हैं जो कुछ जो जर्नल्स और जो न्यूज़पेपर्स है जो बाहर लिखे गए, ठीक है। तो एक इनमें तो सबसे ज़्यादा अपने को नाम याद रखना, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका क्या था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कहाँ पर लिखा गया है, लंदन में लिखा गया है, ठीक है जी। कहाँ पर लिखा गया, लंदन में लिखा गया। क्या नाम है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। किसने लिखा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इन शब्दों पर ध्यान देना। अभी हम थोड़ा फैक्ट और डाटा ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले में फैक्ट और डाटा ही है। जो भी मेन चीज़ थी, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है मैं आपको पहले ही बता चुका। देश काल की परिस्थितियाँ बताने में, सोशल इकोनॉमिक लाइफ बताने में, ट्रेड कैसी हुआ करती थी, जो अलग अलग जैसे जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनका जीवन कैसा था, बाकी जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में रिलेशन कैसा था, वो सारी चीज़ें पॉइंट्स अपने को पता होने चाहिए, लेकिन डाटा पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है, उनकी जो किताब है या उनका जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ पे, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कहाँ पर है, लंदन में ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैडम कामाजी, इनकी क्या वंदे मातरम है। कौन सी है, वंदे मातरम। कहाँ पे, पेरिस में। मैडम कामाजी, वंदे मातरम, पेरिस, ठीक है। इसी तरह से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हमारी, इनकी आती है तलवार। इसको याद रखना, ये मेरे को भी थोड़ी याद नहीं रही, बाकी तो सब याद थी, इसको मैं याद करने में थोड़ा मेरे को टाइम लगा। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लेकिन अब आप नहीं बोलोगे क्योंकि मैंने कह दिया ना ये मेरे को याद नहीं रही, तो अभी आपको याद रहने वाली है। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो इनकी क्या है, द तलवार है, और ये कहाँ पे, बर्लिन में, ठीक है। इसी के साथ है लाला हरदयाल, ये तो सबको याद है, सबके मुंह पे रटा हुआ है, ये गदर है और सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो लाला हरदयाल की जो पार्टी, ये गदर सबसे पहले क्या इनका ना एक वो आया करता था न्यूज़पेपर, उसी के नाम पे गदर पार्टी बनी थी, ठीक है जी। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कहाँ पर है गदर, सैन फ्रांसिस्को। आगे चलते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ है ना, आर्काइव्स की या रिकॉर्ड्स सोर्सेज की हम बात करें, वो आ जाते हैं हमारे लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में भी जब हम भारत की बात करते हैं तो लिटरेचर में जो हमें दो बड़े बड़े नाम हमें समझने हैं, यूँ तो बहुत से लिटरेचर हैं। तो एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो गई। जरूरी नहीं है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी अगर मेंस में लिखना पड़े तो ये लिखना, लेकिन मैं क्योंकि एक मैं समरी कर रहा हूँ किसकी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और उसी को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जो जो उसमें डाटा है वो आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। इस वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है कि आपको यही लिख कर आना है, लेकिन आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। तो लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं, तो इनकी जो फेमस बुक है ना वो आनंद मठ है, ठीक है ना। जो इनका नोवेल है, क्या है, नोवेल, ठीक है जी। ये आनंद मठ है और इन्होंने 1882 में लिखी है। इसमें दो चीज़ों के हमें बारे में पता चलता है। सबसे पहले तो वंदे मातरम जो इन्होंने लिखी, दूसरा सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। ये सन्यासी रिवोल्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1870s है ना, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो 1870s के आसपास की बात है जब सन्यासी रिवोल्ट है, जिसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में ना 1882 में ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है ना वंदे मातरम में। दूसरा क्या है, इच्छाराम सूर्यम देसाई, इनका जो संबंध है वो गुजराती लिटरेसी से ना, गुजराती लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर स्पेलिंग कभी कभी मेरी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लिटरेचर से, ठीक है, गुजराती लिटरेचर से है। और इन्होंने जो किताब लिखी है वो हिंद अने ब्रिटानिया, ठीक है। क्या किताब का नाम है, हिंद अने ब्रिटानिया के बारे में लिखा है। और हल्का सा ना ये वाली किताब थोड़ी पॉलिटिकल ओवरटोन देती है ना। कैसी देती है, यानी उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफस्टाइल के बारे में, वहाँ के या पॉलिटिकल जो सिनेरियोज वहाँ हो रहे थे उसके बारे में बताती है। कैसी देती है, पॉलिटिकल ओवरटोन। ये किताब हिंद ने ब्रिटानिया में बताती है, ठीक है। अगर हम बात करें तुम्हारा तमिल की, ठीक है, अगर हम बात करें तमिल से जो तमिल एरिया है वहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी लिटरेचर है तो गिरिजा देवी में याद रखना है, जिनका क्या नाम है, मोहन रजनी, ठीक है ना, मोहन रजनी। दूसरा राम तीर्थमलम है, जिसका है दशीकलन मोशावाला ये, ठीक है। तो गिरिजा देवी के मोहन रजनी और राम तीर्थमलम का दशीकलन मोशावालाई, ठीक। ये दोनों जो लिटरेचर हैं ये सारी हमारी तमिल से रिलेटेड लिटरेचर हैं। अगर हम बात करें जीवी कृष्णा राव की तो कीलू बोमालू है ना, इनकी ये तेलुगु लिटरेचर से रिलेटेड है। और कीलू बोमालू अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका जो इंग्लिश वर्जन, जो इंग्लिश में इसका मतलब है द पपेट्स, गलत हो सकता हूँ, आप इसको थोड़ा ठीक करके मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, वैसे गलत होगा नहीं। कीलू बोमालू का मतलब क्या, द पपेट्स है। 1856 है, आई एम नॉट 56 तो क्लियर है, लेकिन 1856 होना चाहिए, ठीक है। तो जीवी कृष्णा राव, कीलू बोमालू है, और उसका मतलब क्या इंग्लिश में, द पपेट्स है। ये आप सही करके बताएंगे। ये कैसी लिटरेचर है, तेलुगु लिटरेचर है, ठीक है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम चलें मलयालम लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास दो नाम आ जाते हैं। मोहम्मद बशीर आ जाता है, जिसे बाल्यकाल सखी, यानी जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड की बात है ना, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाल्यकाल सखी ना चाइल्डहुड फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है।
फ्रेंड, ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। दूसरा क्या है, शिव शंकर पिल्लाई। तो इनकी जो किताब है, इनकी वास्तव में दो किताबें हैं शिव शंकर पिल्लाई की। एक तो टोट्टी उड़े मकान है, सन ऑफ एन एवेंजर, ठीक है ना, ठीक है ना, स्कैवेंजर है। तो सन ऑफ एन स्कैवेंजर है। दूसरी चमीन है ना, चमीन। इसकी जो इसका मीनिंग क्या है, श्रिम्प, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मीनिंग है श्रिम्प्स, है ना, ठीक है जी। तो ये दो किताबें इनकी मलयालम से हैं। लिटरेचर से हमें एक चीज़ क्या पता चल रही है कि हमें देश के कोने कोने से, चाहे वो मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, ठीक है, या वेस्ट बंगाल से रिलेटेड चीज़ हो, ये सारी किताबें लगभग लगभग क्या है ना, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनकी परिस्थितियों के बारे में सही सही वर्णन हमें दे देती हैं, ठीक है। ये लाइन मैं आपको हल्की से लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो किसके बारे में लाइनें हमें ध्यान से बता रही हैं, ये सारी ही जो लिटरेचरों में मार्जिनलाइज्ड पीपल है ना, है ना, पीपल हैं, कंडीशंस हैं, और भी दूसरी चीज़ें, उनकी लाइफ है, उनका लाइफ स्टाइल, मतलब वो किस तरह से रह रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल सटीक वर्णन ये एक तरह से दिखाने की कोशिश करती है कि उस समय में चाहे देश के, यानी जो ब्रिटिश इंडिया के किसी भी कोने में हम रहे, लेकिन लोगों का हाल एक जैसा ही है, दबा कुचला है, उनको लगातार दबाया जा रहा है, उन पर टैक्सेस वगैरह भी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा सोर्सेज में आ जाता, हो जाता है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स को इसमें क्या किया गया है, किताब के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किताब की समरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको भटकना नहीं है, मैं आपको समरी ही बता रहा हूँ। तो पेंटिंग्स में जिसको बताया गया है, एक तो कंपनी पेंटिंग्स है, ठीक है जी, 3 तरह की पेंटिंग्स है, इसको कंपनी पेंटिंग्स है, ठीक है, दूसरी कालीघाट पेंटिंग्स है, और तीसरी जो हमारी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड पेंटिंग है। कंपनी पेंटिंग्स को हम पटना कलाम भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि कंपनी पेंटिंग्स है, तो इसमें जो है ना पैट्रोनेज जो कंपनी ने किया है उन लोगों की पेंटिंग्स को, जो कंपनी को एज ए हीरो, यानी कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ, जो उससे रिलेटेड जो भी हीरो है ना, जो भी लोग हैं ऑफिसर्स हैं, उनको हीरो दिखाने की कोशिश की गई है। जो 1857 की म्यूटनी है, उसमें जो ब्रिटिशर्स ने रेबल्स को दबाने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर उन रेबल्स को क्या है कि एक तरह से मतलब वो अनसिविलाइज्ड दिखाया है, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको हीरो दिखाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर हमारे 2 एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, रिलीफ ऑफ लखनऊ आ गया, ठीक है जी। रिलीफ ऑफ लखनऊ क्या बताता है, ये लिखी हमारी टीजे बारकर ने लिखी है, इनका नाम थॉमस जॉनसन बारकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, वैसे इसका जो नाम है टीजे बारकर है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। रिलीफ ऑफ लखनऊ है 1859 में। तो 1857 के बारे में, ठीक है जी, उनकी घटनाओं के बारे में, किस तरह से जो ब्रिटिश हीरोज़ ने रिबल्स को दबाया, ये उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करती है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है इन मेमोरियम है, ये हमारी जोसेफ नोएल पेंटोन ने लिखी है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना, वहाँ पर क्या दिखाता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो चारों तरफ से ना फंसे हुए हैं। यानी क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ के जो लोग हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो कुछ बच्चे हैं और महिलाएं हैं, और चारों तरफ से जो रिबल्स हैं उनसे फंसी हुई हैं, और वो इन पर अटैक करने वाले हैं, ये सारी। तो उस टाइम की कंडीशन को दिखाने की कोशिश इन मेमोरियम में जोसेफ नोएल पेंटोन ने दिखाने की कोशिश की। ये जो दोनों ही किताबें हैं, ये कैसी किताबें हैं, पटना कलाम इनको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कालीघाट पेंटिंग्स है। जो कालीघाट पेंटिंग्स है, ये इनका जो संबंध है कलकत्ता से है। और दूसरा ये क्या दिखाने की कोशिश करती है, जो सोशल चेंजेस हैं और सोशल इवेल है ना, उस टाइम के जो भी सोशल इवेल्स हैं, तो उस टाइम पे किस तरह के सोशल इवेल्स हुआ करते थे। जैसे वुमेन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो चाइल्ड मैरिज एक चीज़ हो गई, ठीक है ना, एजुकेशन से रिलेटेड एक चीज़ हो गई। दूसरा हमारी विडो है ना, विडो मैरिज एंड एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक ठीक है ना, डिवोर्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर गर्ल्स की हम बात करें, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं इन सारी सोशल चेंजेस और इवल्स में। या दूसरी हम बात करें कास्ट से रिलेटेड चीज़ें आ गई ना, तो शेड्यूल कास्ट, वो सारी चीज़ें आ गई, और दलित्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी जो कैटेगरी बनती है पेंटिंग्स की, वो हमारी बनती है नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट को हवा देने वाले लोग ना, जो सबसे पहले जो मतलब नेशनल मूवमेंट को एक तरह से जो फैलाने का काम किया है, इनको इधर उधर करने का काम किया है, तो उसमें एक तो बंगाली स्कूल आता है ना। ये जो बंगाली स्कूल है ना, ये हमारा बंगाली स्कूल है। इसको लेड किसने किया था, उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं जाएगा, यहीं पर लिख देता ना, उस नाम को मैं नीचे लिख देता हूँ। जो बंगाली स्कूल है, हल्का सा गैप करके, तो उनका जो नाम है, जिन्होंने इसको लेड किया, वो है अवनिंद्र ना, अवनिंद्र लिखना भूल गया ना, अवनिंद्र नाथ टैगोर, किताब में ही लिखा ना। और ये नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्या थे, नेफ्यू थे उनके ना, भतीजे थे, नेफ्यू है ना, रविंद्रनाथ
टैगोर, ठीक है। तो ये इन्होंने जो बंगाली स्कूल है ना इसको लेड किया, और वहीं से जो पेंटिंग्स थी वो नेशनल मूवमेंट्स थे, नेशनल वहाँ की परिस्थितियाँ, रिवोल्ट्स वगैरह के बारे में, जो नेशनल मूवमेंट में हीरोज़ थे उनके उनके गुण उनके बारे में सारी चीज़ें बताती है, ठीक है। ये रही, इनमें जो कुछ लोग, एक नंदलाल बोस हैं, ये नंदलाल बोस वो हैं जिन्होंने बाद में, जो शायद इनका संबंध शांति निकेतन से, हम आगे इसको समझेंगे, और जिन्होंने उसको, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सजाने में इन्होंने मतलब इन्होंने जो सजाया उसको, ठीक है। तो इसकी जो थीम्स थी ना, थीम्स इसकी कैसी रही हैं जो बंगाली स्कूल है ना, एक तो इंडियन माइथोलॉजी, यानी क्या है कि लोगों को प्राउड फील कराना, उनमें कॉन्फिडेंस भरने के लिए इंडियन माइथोलॉजी का यूज़ किया गया, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज यानी पुराने हम कितने संपन्न थे, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाने की कोशिश की, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, और लोग जो क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जल्दी से जल्दी हम ब्रिटिश जो ईवल्स हैं उनसे जल्दी जल्दी छुटकारा पा सकें, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सारी चीज़ें अब तक जितने भी हमारे सोर्सेज थे ना वो हमने ब्रीफली समझ लिए। क्या है, मैं आपको समरी में बताने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पर आपको जो लॉजिक्स हैं वो बताए जाएँ। तो ये डाटा और फैक्ट मैंने क्यों, ये भी कारण आपको बता दिए। इसी के साथ हमारे जो आज सोर्सेज है ना, सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, वो हमारे हो जाते हैं पूरे। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट जो वीडियो हम उसमें अप्रोचेस पढ़ेंगे, किस तरह के अप्रोचेस है ना, जैसे में न्यू लिबरल अप्रोच है, लिबरल अप्रोच है, सुबाल्टर्न अप्रोचेस हो गई, उसके बाद हमारी कम्युनल अप्रोच हो गई है ना, नेशनलिस्ट अप्रोच हो गई, वो सारी अप्रोचेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए कितना है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना है ना, ठीक है, लाइक करना है और शेयर करो। ये सब नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो दो काम करो, एक तो कमेंट करो, ये तो आपके लिए ऑप्शनल है, ये लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। कमेंट करो कि अगर मेरे अंदर कहीं गलती है, मैं कुछ पढ़ाने में छूट रहा है या तरीका थोड़ा ठीक करना है, तो वो आपको लिखना है। कोई चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो भी वो आप लिखो, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपको क्या करना है कि अगर आपको जो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप डिसलाइक कर दो, ठीक है जी। बिल्कुल नहीं चूकना है डिसलाइक करने में, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जल्दी से जल्दी मुझे रीच मिले और मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ, और हम दोनों साथ साथ एक जर्नी चलें कि देखते हैं मैं उस मतलब इस बैरियर को मैं पार कर पाता हूँ, और हम लोग साथ मिलके वो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। अभी भी मैं टीचर नहीं हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसे आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।